नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी चैप्टर नंबर 13 ट्वेल्थ क्लास का शिक्षा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक का नाम है जे कृष्ण मूर्ति। जिसके लेखक का नाम क्या है? जे कृष्ण मूर्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी चैप्टर का 13 नंबर, जैसे पीछे वीडियो में आपको लगातार हम आपको क्लास करा रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद पाठ का सारांश, उसके बाद पाठ का ऑब्जेक्टिव, फिर पाठ का सब्जेक्टिव प्रश्न आपको हम कराते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में कोई भी प्रश्न आपको हिंदी से न छूटे। इस पाठ से इस तरह की जो है आपको शिक्षा दी जाती है। शिक्षा पाठ हम लोग को अभी पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसकी शुरुआत करते हैं। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ का नाम है शिक्षा। क्या नाम है? शिक्षा। और आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है शिक्षा। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा, अगर व्यक्ति शिक्षित है तो उनका व्यक्तित्व बेहतर होगा, हर चीज बेहतर होगा। शिक्षित होने के बाद व्यक्ति कहना कि हर जगह बेहतर तरीके से अपना व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं, अपना व्यक्तित्व दिखलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात इसी के साथ इस पाठ को शुरुआत करने से पहले एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना क्या करेगा? दहाड़ेगा। और ये बहुत ही अच्छा लाइन है मेरे प्यारे बच्चों। ये बात भी एकदम सही है कि शिक्षा, आप देखिएगा अपने जीवन में, आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी चीज होता है शिक्षा। शिक्षित व्यक्ति को आप देखिएगा कि उनका रहन सहन, तौर तरीका, हर चीज बेहतर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय आपका ना लेंगे और इस पाठ के लेखक का परिचय सबसे पहले जानते हैं, जो कि यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ज्यादा उठाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको और भी वीडियोस, लगभग हिंदी का 12th का हिंदी का लगभग पाठ का जो वीडियो है पीछे 12, वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप पीछे से देख सकते हैं, प्ले स्टोर भी है, उसमें आप देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इससे क्या होगा कि हम इस चीज से मोटिव होकर बच्चे के लिए और कुछ बेहतर कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, जिस पाठ का नाम है शिक्षा, जिसके लेखक कौन है? जे कृष्ण मूर्ति। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बहुत अच्छा लेखक जी का चित्र दिख रहा है, जिनका नाम क्या है? जे कृष्ण मूर्ति। क्या नाम है? जे कृष्ण मूर्ति। और देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज लिखा गया है, सक्सेस। और ये बहुत अच्छा चीज दिखाया गया है हमारे जीवन में ना। इसी प्रकार की सीढ़ी है, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ने के बाद हमें क्या मिलती है? हमें सक्सेस मिलता है। हमें क्या मिलता है? सक्सेस मिलता है। मतलब हम अपने जीवन में क्या होते हैं? सक्सेस होते हैं, हम अपने जीवन में सफल होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये शिक्षा नाम अगर आपके जहन में आए ना, देखिए ये आसान चीज है नहीं, बहुत कठिन चीज है। शिक्षा ग्रहण करना उतना आसान नहीं है, इसको ग्रहण करना बहुत कठिनाई है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, और इसका रिजल्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों बाद में दिखता है। कि शिक्षा और अशिक्षा में आपको अंतर बाद में दिखेगा। जिस समय आप मेहनत करेंगे उस समय आपको उस चीज का अनुभव नहीं होगा, पर बाद में इस चीज का आपको अनुभव होगा कि हमारे जीवन के लिए सबसे बेहतर क्या था। तो हमारे जीवन के लिए सबसे बेहतर शिक्षा था मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत ही अच्छा पिक्चर में इस बात को समझाया गया है कि हम अपनी सीढ़ी को दर सीढ़ी क्या करते हैं? ऊपर चढ़ते हैं। तो क्या मिलता है हमें? सक्सेस मिलता है। और एक बात और मेरे प्यारे बच्चों कहना चाहेंगे, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपने जीवन में ना एक चीज आप याद रखिएगा कि संघर्षशील बनिएगा जरूर। क्योंकि जीवन में कभी भी ना अगर परेशानी आपको आए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको टूटना नहीं है। उससे क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? उससे आपको संघर्ष करना है। क्योंकि संघर्ष के बाद जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, सफलता होती है। और आप एक चीज ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको देखिएगा, किसी किसी का कहानी आप सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। उनमें क्या होता है कि लास्ट समय पर जब वो आ जाते हैं, उनकी तैयारी जब कंप्लीट हो जाती है, उनको लगता है कि अब हम असफल हो जाएंगे। पर उन मतलब एक तरह से कहें कि उनके बीच ना एक थोड़ा सा गैप होता है, जो कि क्या करती है? सफलता का रास्ता। बस उसके बाद अगर ऐसे एक तरह से हम आपको कहें कि जब एक वक्त आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आपका मन कहेगा कि हम इसको क्या करें, इस पेज को क्या करें, या तो बंद कर दे, इस पन्ना को बंद कर दे, या फिर खोले। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस समय ना
थोड़ा सा कठिनाई सहकर पन्ना को क्या करना चाहिए, खोल लेना चाहिए। इससे क्या होगा, उसके बाद जो है रिजल्ट हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख अगर आपको आए, उसको आप क्या करें, उससे आप संघर्ष करें, तो जाके क्या मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, सफलता मिलती है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एक चित्र यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें बुक का भी है, पेंसिल का भी है, मतलब शिक्षा से रिलेटिव जो भी टूल्स हैं, जो भी औजार कह सकें, उस सभी को इसमें दिखाया गया है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय के बारे में जानते हैं। पाठ परिचय क्या है, इनका जन्म जो है कृष्णमूर्ति का जो जन्म है मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ है कब, वो हुआ है 12 मई 1895 को। कब हुआ है, 12 मई 1895 को जन्म हुआ है। और इनका निधन कब हुआ, जय कृष्णमूर्ति को 17 फरवरी 1986 को इनका निधन हुआ है। कहां हुआ है, ओजई कैलिफोर्निया, ओजई कैलिफोर्निया में इनका क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जे कृष्णमूर्ति जो लेखक जी हैं, शिक्षक पाठ के जो लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति जी, उनका जन्म हुआ है 12 मई 1895। उनका निधन 17 फरवरी 1986 को कहां हुआ है, ओजई कैलिफोर्निया में हुआ है। इनका जन्म स्थान क्या था, तो जन्म स्थान था मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। मतलब इनका जन्म कहां हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या था, जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका क्या था, इनका पूरा नाम था। और इनके माता पिता का क्या नाम था, तो इनके माता पिता का जो नाम था वो था संजीवमा एवं नारायण जिद्दू। इनके माता का नाम क्या मेरे प्यारे बच्चों, तो था संजीवमा एवं पिता का नाम जो था नारायण जिद्दू था। और इन्होंने बचपन क्या था, तो 10 वर्ष की अवस्था में ही मां की मृत्यु, इनका बचपन में ही 10 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, 10 वर्ष की अवस्था में इनकी मां की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता के द्वारा बहुत पीटे गए। बचपन से ही विलक्षण मानसिक अनुभव, मतलब होता है ना कि जब बच्चे थोड़ा सा उपद्रव टाइप के जब होते हैं, क्या है कि बचपन में होता है, बचपना रहता है, तो उस समय अपने पिताजी से बहुत मार खाया करते थे। और एक बात और भी है कि वो जो पिताजी से पिटाई बचपन में खाने वाला फीलिंग ना आप बाद में महसूस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बचपन से ही क्या थे, बचपन से विलक्षण मानसिकता को अनुभव करते थे। और बचपन में पिताजी से क्या हुए थे, बहुत पिटाई खाए थे, क्योंकि इनकी माँ जो थी 10 वर्ष की आयु में इनको छोड़कर चली गई थी। उसके बाद देखिएगा इनकी विशेषता क्या था, तो इनकी विशेषता क्या था, तो मूलतः वक्ता आरंभ में कुल लेखन कार्य व्याख्यान के विषय शिक्षा दर्शन एवं अध्यात्मक से जुड़े होते थे। परंपरित शिक्षा प्रणाली से ये क्या थे, असंतुष्ट थे। उसके बाद इनका संपर्क कहां था, तो किशोर अवस्था में ही CW लीड बेटर एवं एनी बेसेंट से संपर्क एवं इनका संरक्षण थियोसफिकल सोसाइटी, मतलब इनका संरक्षण क्या था, तो इनका संरक्षण था थियोसफिकल सोसाइटी में इनका क्या था, इनका संरक्षण था, से जुड़े हुए थे। उसके बाद लीड वेटर, इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, मतलब एक थे जिनका नाम था क्या, लीड वेटर। इनमें क्या देखते थे, इनमें विश्व शिक्षक का एक रूप देखते थे। और 1938 में एलुहस हक्सेल के संपर्क में आए, कई दिनों के यात्राएं इन्होंने किया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इनकी कृतियां क्या है, तो द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, मतलब आपका पहला आजादी और पहला और अंतिम आजादी, ये इन्होंने कहा द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, पहला और अंतिम आजादी। द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक आदि। इनके अतिरिक्त व्याख्यानों को कई संग्रह भी हैं, अतिरिक्त व्याख्यानों को कई संग्रह भी हैं। ये सब इनकी क्या थी, ये सब इनकी कृतियां थी। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इनकी कृतियां क्या थी, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रिवॉल्यूशन और कृष्णमूर्ति नोटबुक इनका था। इनके अतिरिक्त व्याख्यानों के कई संग्रह थे, क्या थे, कई संग्रह थे इनके। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको शिक्षा पाठ का सारांश जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका हम लोग अब सारांश करेंगे। लेखक परिचय आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इस पाठ के जो सारांश है उसके बारे में जानेंगे कि पाठ में क्या था, क्या कहानी थी, उसके बारे में हम आप जानते हैं।
देखिए, सबसे पहले जे कृष्णमूर्ति रचित शिक्षक शीर्षक संभाषण में शिक्षा की आवश्यकता का चित्रण किया गया है। मतलब ये जो है जे कृष्णमूर्ति जी द्वारा रचित जो शिक्षा पाठ है, वो पाठ जो है संभाषण है। क्या है? संभाषण। शीर्षक संभाषण में शिक्षा की आवश्यकताओं का क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। शिक्षा आत्म का प्रकाश होती है। शिक्षा क्या होती है? आत्म का प्रकाश होती है। ये बात भी सही कि अगर हमारे जीवन में कोई हमारा अगर साथ देता है तो वो क्या देता है? शिक्षा। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है हमारे जीवन में, क्योंकि शिक्षा हमें क्या करती है? साथ नहीं छोड़ती है। चूंकि शिक्षा आत्मा का क्या है? संस्कार होती है। शिक्षा आत्मा का क्या होती है? संस्कार होती है। इसलिए छात्र या शिक्षक के लिए इसका कारण जानना आवश्यक है। पेड़ पौधे, फल फूल, पशु पक्षी, धरती आसमान, ग्रह नक्षत्र, नदी सरोवर, सब कुछ हमारे जीवन का क्या है? अंग है। सब कुछ हमारे जीवन का क्या है? अंग है। वास्तव में प्रकृति के साथ जुड़ना है। वास्तव में क्या है? वास्तव में प्रकृति के साथ जुड़ना है। यह ज्ञान भी और धर्म भी इच्छा, आकांक्षा, भोग, वासना, सफलता, विफलता, चिंता, आशा जैसी मन की छत्र वस्तुओं का शिक्षा अनावरण करती है। यह संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। अर्थकारी शिक्षा वास्तविक शिक्षा नहीं होती है। बचपन से ही व्यक्ति को निर्भीक, उन्मुक्त वातावरण में रहना चाहिए। कुंठाग्रस्त जीवन बोझ बन जाती है। कुंठा के कारण प्रतिभा दब जाती है। मतलब होता क्या मेरे प्यारे बच्चों कि कुंठा के कारण प्रतिभा दब जाती है। जैसे इस पाठ में लेखक जी ये समझाने का प्रयास किए हैं कि अगर किसी बच्चे को मन जैसे कोई काम करने में है, खेलने में है, किसी बच्चे को पढ़ने में मन है। अब पढ़ने से ही, शिक्षा से ही बात करते हैं। पढ़ने में जैसे अगर मान लीजिए किसी बच्चे को क्या है, किसी बच्चे को अब साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस में किसी बच्चे को ना मैथ पढ़ने में ज्यादा रुचि है। अब उनके पिताजी कहें कि नहीं मैथ नहीं पढ़ना, तुम बायोलॉजी ले लो, डॉक्टरी करना। अब बच्चा को मन है कि हम मैथ से पढ़े, मैथ में उसको रुचि है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं बच्चे को नहीं बायोलॉजी पढ़। मतलब किसी बच्चे को बायोलॉजी पढ़ने में रुचि है और उसके पिताजी कह रहे कि नहीं तुम मैथ ले लो, बायोलॉजी नहीं पढ़ो। तो इसमें क्या होती है कि उसकी प्रतिभा न दब जाती है। अब उसको करने की क्षमता है पर उसको क्या की जाती है? दबा दी जाती है कि वो इस चीज को नहीं करो, तुम इस ऐसे करो, जिसके वजह से वो अपने मन के हिसाब से कामों को नहीं कर पाता है और वो अपने आप को क्या करता है? 100% उस काम में नहीं दे पाता है। ये भी सबसे बड़ा कारण है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको जिस सब्जेक्ट हो, शिक्षा से रिलेटिव या जिस काम में आपको मन लगता है, आप उस काम को बेहतर तरीके से करें और करना भी चाहिए। पर काम जो है सही होना चाहिए, गलत कामों को न करें। आपको यह समझदारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि गलत और सही में अंतर क्या है, गलत क्या होता है और सही क्या होता है। अगर आप जान रहे हैं सही है तो आप उस काम को क्या करें? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुंठा के कारण प्रतिभा दब जाती है। मेघा के कारण उन्मुक्त भाव से जीवन मूल्यों की जांच परख की जाती है। आज पूरा विश्व संघर्षमय दिखाई पड़ता है। आज पूरा दुनिया क्या है? संघर्षमय दिखाई पड़ता है। यह वकीलों, पुलिसों और सैनिकों के बीच फंसा हुआ है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। शिक्षा का कार्य संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझने में सहायता करना होता है। यह केवल कुछ व्यवसायों या ऊंची नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है। जीवन क्या है? जीवन क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कहा गया, इसमें बताया गया, इसमें यह बात भी कहा गया कि हमको शिक्षा ग्रहण करना ही जीवन नहीं है। शिक्षा जैसे अगर ग्रहण कर लें, बहुत बड़ा नौकरी अगर हम कर लें, तो यह शिक्षा ग्रहण करने के साथ अगर हम जॉब कर ले तो यह मेरा शिक्षा नहीं है, यह हमारा जीवन नहीं है। जीवन क्या है? प्रश्न बहुत अच्छा इसमें उठा है कि जीवन क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन कहा गया कि जीवन क्या है। इसी तथ्य को समझना शिक्षा है। इसी तथ्य को समझना क्या है? शिक्षा है कि जीवन क्या है। अगर इसको हम समझ गए ना, यही क्या है हमारे लिए? शिक्षा है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लोगों में स्वतंत्रता और निर्भीकता पैदा करना। लोगों में क्या करना? लोगों में स्वतंत्रता और निर्भीकता पैदा करना। स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति सत्य का अन्वेषण कर सकता है। शिक्षा वह मेघा है जिसके माध्यम से जीवन की हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। जीवन की हर समस्या का हल क्या किया जा सकता है? ढूंढा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें लेखक जी ये बताने का प्रयास किए हैं कि शिक्षा क्या है या जीवन क्या है। जीवन क्या है? तो इसमें अगर शिक्षा का जवाब देखें कि जीवन क्या है, तो जीवन जो होता है ना, जीवन को समझना ही शिक्षा है।
या शिक्षा से जीवन को समझा जा सकता है या बेहतर जिया जा सकता है। यही क्या है, हमारा जीवन है या शिक्षा है। इसमें प्रश्न उठा है कि जीवन क्या है, तो इसी तत्व को समझना क्या है, शिक्षा है। इसी तत्व को समझना क्या है, शिक्षा है। अगर इस बात को हम समझ गए तो क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा में एक बात कहा गया कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए कोई भी काम के प्रति, और निर्भीकता पैदा करना, निर्भीकता पैदा करना। स्वतंत्रता वातावरण में व्यक्ति सत्य का अन्वेषण करता है। इसमें क्या कहा गया कि स्वतंत्र वातावरण में ही व्यक्ति सत्य का क्या करता है, अन्वेषण करता है। शिक्षा वह मेगा है जिसके माध्यम से जीवन की हर समस्या को क्या किया जा सकता है, ढूंढा जा सकता है। और बात सही है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे जीवन की हर समस्या का समाधान जो है ढूंढा जा सकता है, और हर समस्या का समाधान आपको शिक्षा के माध्यम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्भीकता होकर जीवन सत्य की खोज करने वाली शक्ति को मेघा कहते हैं। मतलब कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं उसमें अगर निर्भीकता है, करने में आपको खूब मजा आ रहा है, आपके पसंद का काम है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, निर्भीक होकर जीवन की सत्य खोज करने वाले शक्ति को मेघा कहते हैं। उसी में आप क्या बन सकते हैं, मेघा बन सकते हैं, मेघावी बन सकते हैं। निष्कर्ष प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक बड़े तत्वग्राही अंदाज में शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो व्यक्ति को संपूर्ण बंधनों से क्या करती है, मुक्ति दिला दे, वही तो शिक्षा है। संपूर्ण बंधनों से मुक्ति दिला दे, वह क्या है, वह शिक्षा है, वही तो शिक्षा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छा पाठ का सारांश हमको लगा, आप लोग को भी लगना चाहिए, क्योंकि पाठ देखिए, पाठ बहुत ही मस्त है और शिक्षा से रिलेट कर रहा है, और इसमें बहुत कुछ आपको बताया गया है। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग प्यारे बच्चों इस पाठ का जो था सारांश आपका कंप्लीट हुआ। सबसे पहले हम आपको लेखक जी का परिचय पढ़ाएं। लेखक परिचय होने के बाद मेरे प्यारे बच्चों इस पाठ का सारांश बहुत ही अच्छा पाठ है, शिक्षा बहुत ही बढ़िया पाठ है, इससे आपको सीखने की जरूरत है। अब हम लोग इस चैप्टर का जो व्याख्या करने वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें प्रश्न दिया गया कि यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी विरोध में खड़ा है। किसी न किसी के विरोध में क्या है, किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। किसी न किसी के विरोध में क्या है, खड़ा है। और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है, निरंतर संघर्ष कर रहा है। प्रस्तुत विचार खंड महान शिक्षा मनीषी जी कृष्णमूर्ति रचित शिक्षा नामक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने साम्य सांसारिक वृत्ति प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। स्पष्ट करने का क्या किया है, प्रयास किया है। लेखक के अनुसार संपूर्ण संसार पागलपन शिकार है। लेखक के अनुसार, लेखक जी कह रहे हैं, लेखक के अनुसार संपूर्ण संसार क्या है, पागलपन का शिकार है। संपूर्ण संसार पागलपन का क्या है, शिकार है। वह भ्रांत है, इसलिए आपस में लड़ रहा है। इसलिए क्या कर रहा है, आपस में लड़ रहा है। प्रत्येक मनुष्य शिक्षा के अभाव में किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। किसी न किसी के क्या है, विरोध में खड़ा है। वह स्वयं को सुरक्षित करना चाहता है। वह स्वयं को क्या करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है। प्रतिष्ठा, शक्ति और आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रतिष्ठा, शक्ति और आराम के लिए क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। सच यह है कि विरोध के आधार पर कोई सुरक्षित रह ही नहीं सकता है। विरोध के आधार पर कोई सुरक्षित रह ही नहीं सकता है। आज लोग सत्य अपरिचित है रहकर विरोधपूर्ण संघर्ष से जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, तो आज के लोग जो है सत्य से अपरिचित रहकर विरोधपूर्ण संघर्ष से जीवन लक्ष्य को क्या करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। जो कमी संभव नहीं है, इस गद्यखंड में लेखक ने देश के दुनिया के समान चरित्र पर गहरी चोट की है। यही इसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर है 2 नंबर का। अगला 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है कि परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है, जिसका अर्थ है समस्याओं से मुक्ति। जिसका अर्थ क्या है, समस्याओं से मुक्ति। प्रस्तुत गद्यांश जे कृष्णमूर्ति रचित शिक्षक पाठ से उद्धृत है। कौन सा पाठ से उद्धृत है, तो जे कृष्णमूर्ति रचित शिक्षा पाठ से क्या है, उद्धृत है, जिसमें लेखक ने परंपराओं को एक बड़ा बंधन माना है। लेखक ने परंपराओं को क्या माना है, एक बड़ा बंधन माना है।
इन परंपराओं से मुक्त हुए बिना न कोई सत्य पा सकता है और न शिक्षा। जब तक भय रहेगा तब तक गुलामी रहेगी, जब तक भय रहेगा तब तक क्या रहेगी? गुलामी रहेगी। गुलामी अज्ञानता का वास होता है। गुलाम जो होते हैं अज्ञानता का क्या है? वास है। शिक्षा या ज्ञान की स्थिति में, शिक्षा या ज्ञान की स्थिति में अज्ञानता, निर्भयता और स्वतंत्रता रहती है, निर्भयता और स्वतंत्रता रहती है, स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार शिक्षा का मूल उद्देश्य सत्य की खोज करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होता है? सत्य की खोज करना। इसके लिए परंपराओं से मुक्ति पाना आवश्यक होता है। इसके लिए परंपराओं से क्या होता है? मुक्ति पाना आवश्यक होता है। बहुत अच्छा बात इसमें मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है, इस प्रश्न में बताया गया है, इस क्वेश्चंस को व्याख्या करने वाले में, जिसमें यह बात कहा गया है कि अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षा को जानते हैं, तो एक चीज आपको जरूर है कि आप गुलाम नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर ना निडरतापन आ जाएगा, मतलब डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप उसके बारे में जानते हैं और उस चीज से आप लड़े हैं, या उसके बारे में अच्छी तरह से आप जानने शिक्षित है। आपको हर चीज से लड़ने की जो आपके अंदर क्षमता है, तो यही होता है शिक्षा, कि जब आदमी शिक्षित होता है तो डरता नहीं है, फिर वो निडर हो जाता है। आगे देखिएगा, अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझे। क्वेश्चन 3 नंबर व्याख्या करने वाला कहता है कि अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी क्या करे? सहायता करे, हमारे जीवन को समझने में सहायता करे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रस्तुत गद्यांश जे कृष्णमूर्ति रचित शिक्षक पाठ से उद्धृत है, जिसमें लेखक ने शिक्षा के कार्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। शिक्षा सिर्फ नौकरी प्राप्त कर लेना या डिग्री हासिल कर लेना नहीं है। शिक्षा सिर्फ नौकरी प्राप्त कर लेना या डिग्री प्राप्त कर लेना शिक्षा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन प्रक्रिया को समझने में सहायता करती है। बल्कि क्या है? यह हमारी जीवन प्रक्रिया को समझने में जो है सहायता करती है। संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को समझना ही क्या है? शिक्षा है। अगर हम संपूर्ण जीवन प्रक्रिया को अगर समझ गए तो ये क्या है? शिक्षा है। और शिक्षित व्यक्तियों का व्यक्तित्व आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अगला प्रश्न भी है जो कि हम लोग देखेंगे। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्नोत्तर है और आप लोगों को देखिए व्याख्या करने वाले प्रश्न कराए हैं। अब इसमें जो है आपका प्रश्नोत्तर दिया गया है जो कि पूछा भी जाता है। सबसे पहले प्रश्न कहता है कि शिक्षा का क्या अर्थ है एवं इसके क्या कार्य हैं। मतलब शिक्षा क्या होता है और इसके क्या कार्य है, अगर हम शिक्षित है तो क्या कर सकते हैं और इसका क्या कार्य है, तो इसको जानेंगे हम लोग। कि शिक्षा आत्मा का संस्कार और प्रकाश होती है। शिक्षा जो है आत्मा का संस्कार और क्या होती है? प्रकाश होती है। वह लोगों में निर्भीकता और स्वतंत्रता पैदा करती है। वह लोगों में क्या करती है? निर्भीकता और स्वतंत्रता को पैदा करती है। जीवन के रहस्य को समझाती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन की रहस्य को, रहस्यमय जिंदगी को, रहस्यमय जीवन को समझाती है। पूरी तरह स्वतंत्र, भारहीन और आत्मनिर्भर बनाना शिक्षा का मुख्य कारण है। मतलब शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा का जो मुख्य कार्य है कि पूरी तरह लोगों को क्या बनाना? स्वतंत्र बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। यह काम किसका है? यह काम शिक्षा का है। और शिक्षा का मुख्य कार्य है, यह मनुष्य के भीतर मानवीय संवेदना जगाती है। यह मनुष्य के भीतर क्या जगाती है? मनुष्य के भीतर मानवीय संवेदना जगाती है। यह सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने का क्या है? संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में क्या करती है? सहायता करती है। यही क्या है? यही जो है शिक्षा है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जीवन क्या है। क्वेश्चन मेरे पैर में उठता है कि जीवन क्या है। आपके मन में भी ये उठता है कि जीवन क्या है, जीवन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जीवन क्या है? सांसारिक संकीर्णताओं, बंधनों और भयों से मुक्त होकर सत्य की खोज करना जीवन है। जीवन क्या है? तो जीवन है कि सांसारिक संकीर्णताओं, बंधनों और भयों से मुक्त होकर अगर सत्य की खोज करना ही क्या है? सत्य की खोज करना ही जीवन है। इसके लिए स्वतंत्रता और निर्भीक होना आवश्यक होता है। इसके लिए स्वतंत्र और निर्भीक होना क्या होता है? आवश्यक होता है।
अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर की, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है? तो जीवन के विकास के लिए विद्रोह बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन के विकास के लिए विद्रोह क्या है? विद्रोह महत्वपूर्ण चीज है और विद्रोह बड़ा महत्वपूर्ण है। रचनात्मक विरोध तो विकास का आधार होता है। रचनात्मक विरोध अगर होता है तो क्या होता है? विकास का आधार होता है, जबकि स्वार्थपूर्ण विद्रोह विनाश का कारण है। अगर स्वार्थपूर्ण अगर विद्रोह है तो क्या है? विनाश का कारण है। अगर रचनात्मक विरोध है तो क्या है? वो विकास का कहे तो एक प्रकार का वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारक है। हमें रचनात्मक विद्रोह करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? रचनात्मक विद्रोह करना चाहिए। जैसे गलत परंपरा या मान्यताओं, गलत परंपरा या मान्यताओं के प्रति विद्रोह करने से समाज में नव निर्माण होगा, जबकि स्वार्थ हित के लिए अगर विद्रोह करने पर विश्व युद्ध जैसी विनाशक स्थिति पैदा हो जाएगी। क्या होगा? विश्व हित जैसी विनाशक स्थिति पैदा हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कह क्या रहा है? क्वेश्चन आपका क्या कहा? क्वेश्चन कहा कि जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। अगर मान लीजिए कि आपका विद्रोह जीवन में आपका हो रहा है तो इसका क्या कारण है? देखिए विद्रोह आदमी अगर कोई भी करता है ना, उसका दो तरीका होता है। एक रचनात्मक विद्रोह क्या होता है? जो कि समाज के कल्याण के लिए हो। दूसरा होता है कि उसमें एक प्रकार का अगर लालच देख रहे हैं, उसके हिसाब से अगर विरोध कर रहे हैं तो वो एक प्रकार का विनाश वाला विद्रोह होता है। उसके साथ विनाश हो जाएगा। अगर आप किसी रचनात्मक तरीके से अगर विद्रोह करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? उस चीज में विकास होना चाहिए जिसका आप विद्रोह कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती है, क्यों? बात सही भी है। इसमें क्वेश्चन कहता है कि जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकता है। महत्वाकांक्षा से चिंता या भय की उत्पत्ति होती है। महत्वाकांक्षा से चिंता या भय की उत्पत्ति होती है, अतः भय के रहने पर महत्वाकांक्षा बनी रहती है। ऐसी स्थिति में निर्भीकता और स्वतंत्रता की स्थिति होती है, जबकि ठीक इसके विपरीत भय में अस्पष्टता और जटिलता होती है। भय और मेघा दोनों एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। भय और मेघा क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगला प्रश्न देखिएगा 5 नंबर की, नूतन विश्व निर्माण कैसे हो सकता है? मतलब नूतन विश्व निर्माण कैसे हो सकता है? तो सत्य की खोज, निर्भीकता, स्वतंत्रता अर्थात वास्तविक जीवन मूल्य की स्थापना से नूतन विश्व की स्थापना हो सकती है। प्रेम, दया, ममता, भाईचारा आदि की स्थापना वास्तविक शिक्षा के माध्यम से ही क्या है? संभव है। इसी से आपसी वैर या महत्वाकांक्षा समाप्त होती होगी, फिर नूतन विश्व का निर्माण होगा। फिर नूतन विश्व का क्या होगा? निर्माण होगा। मतलब नया विश्व का अगर निर्माण करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होना चाहिए, ममता होना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे आदि की स्थापना वास्तविक शिक्षा के माध्यम से ही क्या है? संभव है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको इस चीज की समझ होगी। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी में अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों की, क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रतिक्रिया नहीं है, कैसे? मतलब क्रांति करना, सीखना, प्रेम करना तीनों क्या है? पृथक पृथक प्रतिक्रिया नहीं है, कैसे? देखिए क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मिले हुए हैं। शिक्षा के माध्यम से अगर व्यक्ति के चित्र में एक नई शक्ति आती है, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के चित्र में एक अगर नई शक्ति आती है, जिससे वह परंपरागत जड़ता, संकीर्णता आदि के विरुद्ध क्रांति करता है। क्रांति के पीछे नूतन विश्व का निर्माण या मानव प्रेम का भाव होता है। इस प्रकार विश्व निर्माण मानव समाज के निर्माण के लिए संकीर्णता को चुनौती देनी पड़ेगी। इस प्रकार से ये सभी आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? पृथक पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है? पृथक और पूरक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि बचपन से ही व्यक्ति को स्वतंत्रपूर्ण वातावरण में क्यों रहना आवश्यक है? जैसे क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बचपन से ही व्यक्ति को स्वतंत्रपूर्ण वातावरण में क्यों रहना आवश्यक है? क्यों जरूरी है कि वो स्वतंत्र रहे, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करे?
तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जो है, स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में ही व्यक्ति निर्भय हो सकता है। व्यक्ति क्या बन सकता है? निर्भय बन सकता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की क्या डर नहीं हो सकती है। वह सत्य की खोज कर सकता है। वह किसका खोज कर सकता है? सत्य की खोज कर सकता है। उसकी सोच व्यापक हो सकती है। उसकी सोच क्या हो सकती है? व्यापक हो सकती है। अतः सही शिक्षा के लिए स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण आवश्यक है। सही शिक्षा के लिए स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण क्या है? आवश्यक है। बचपन से ही इस वातावरण में रहने से लोग स्वाभाविक रूप से शिक्षित हो जाते हैं। बचपन से ही इस वातावरण में रहने से लोग क्या हो जाते हैं? स्वाभाविक रूप से क्या हो जाते हैं? शिक्षित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि शिक्षा कब व्यर्थ हो जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा कब व्यर्थ हो जाती है। तो जब हम सांसारिक संकीर्णताओं या जड़ताओं से घिरे रह जाते हैं, तब शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। तब शिक्षा क्या होती है? व्यर्थ हो जाती है। शिक्षा व्यक्ति को लोभ, मोह, पारंपरिक रूढ़िवादिता आदि से ऊपर उठाती है। यदि व्यक्ति इन्हीं जालों में फंसा रह जाता है तो शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। शिक्षा क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर कहता है कि सत्य की खोज कौन कर सकता है? सत्य की खोज कौन कर सकता है? सत्य की खोज करने की क्षमता किसके अंदर होती है? कौन है जो सत्य की खोज कर सकता है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने वाले सत्य की खोज कर सकता है, अर्थात पारंपरिक जड़ता या संकीर्णता से ऊपर उठकर स्वतंत्र और निर्भीक जीवन जीता है। वह सत्य की खोज कर सकता है। इसके लिए विद्रोह करने से भी पीछे नहीं हटता है। इसके लिए विद्रोह करने से भी क्या करता है? पीछे नहीं हटता है। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर। हमारे लिए गुरु कब आवश्यक नहीं होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारे लिए गुरु कब आवश्यक नहीं होता है। तो जब हमारे भीतर सीखने की जिज्ञासा बलती रहती है, तब हमें गुरु की आवश्यकता नहीं रहती है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जैसे अब देखिएगा, कोई प्यारे बच्चों, सबसे ये बात हम कहना चाहेंगे कि आप देखिएगा कि अगर छोटे उम्र में है तो आपको जबरदस्ती पढ़ाया जाता है, तो उस समय आपको क्या चाहिए? गुरु जी। और सबसे पहली अगर कोई गुरु है ना, तो आप जो भी विद्यार्थी हो, चाहे हमारे अपने हो, उन सभी को कहते हैं कि उनका सबसे पहला गुरु कोई होता है तो होती है माँ होती है। सबसे पहले गुरु कौन होती है? माँ होती है। उसके बाद उनका जो गुरुदेव होते हैं वो होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा किया गया कि गुरु की जरूरत कब नहीं पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक बात कहा गया कि आपके अंदर अगर सीखने की चाहत अगर हो गई ना, तो फिर आपको गुरु की जरूरत ना पड़े। मतलब इसमें क्वेश्चन किया गया, पढ़ता तो है ही, पर ये आपके अगर सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर हो गई ना, तब गुरु की क्या होगी? जरूरत ना पड़ती होगी। गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। हम बिना गुरु के ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीख लेते हैं। हम बिना गुरु के ही क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ सीख लेते हैं। ये जिज्ञासा अपने अंदर होना चाहिए कि हम इस चीज को क्या करें? सीख ले। तब क्या होता है? हमको गुरु की जरूरत ना पड़ता है। अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो फिर आपको गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु जो होते हैं आपको जबरदस्ती सिखलाते हैं, पढ़ाते हैं, आपको काबिल बनाते हैं। काबिल मतलब आपको अच्छा संस्कार देते हैं और आपको अच्छे बनाते हैं। आगे इसी में देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और भी प्रश्न है। अब हम लोग इस पार्ट में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इस पार्ट का देखिए, इस पार्ट में आपको पहले भी हम बताए हैं कि हम जब भी हिंदी पढ़ाते हैं, सबसे पहले कोई भी पाठ स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो लेखक होते हैं उनके बारे में, फिर लेखक परिचय कराते हैं, फिर उसके बाद जो उस पाठ का सारांश होता है, उस पाठ का सारांश की कहानी क्या कहती है इस पाठ की। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो व्याख्या करने वाले प्रश्न होते हैं वो व्याख्या करने वाले प्रश्न बताते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या करने के बाद जो उसके प्रश्न उत्तर होते हैं, डायरेक्ट 2 नंबरिया हो, 4 नंबरिया हो या 5 नंबरिया, जो भी प्रश्न होते हैं वो प्रश्न उत्तर कराते हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव को कराते हैं। चलिए देखिएगा, इस पाठ का पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि शिक्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले ही बताया कि शिक्षक पाठ के लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति। क्या है? जे कृष्णमूर्ति शिक्षक पाठ के लेखक का नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? 1895 में। कब हुआ था? 1895 में जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था?
जे कृष्णमूर्ति का निधन कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जो निधन है वो 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 1986 को हुआ था। उसके बाद 4 नंबर देखिएगा कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या था? जिद्दू कृष्णमूर्ति उनके पूरा नाम था। उसके बाद देखिएगा 5 नंबर कि जे कृष्णमूर्ति का निधन कहां हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जो निधन है वो हुआ था कैलिफोर्निया में। कहां हुआ था? कैलिफोर्निया में उनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न है 6 नंबर की जे कृष्णमूर्ति मातृहीन किस उम्र में हो गए थे? तो वो हो गए थे 10 वर्ष की उम्र में ही हो गए थे। कितने वर्ष में? तो 10 वर्ष की उम्र में ही हो गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि जे कृष्णमूर्ति के मां का क्या नाम था? जे कृष्णमूर्ति के मां का क्या नाम था? तो जे कृष्णमूर्ति के मां का नाम था सजीवम्मा। सजीमा सजीव सजिम्मा इनके माता का नाम था। उसके बाद शिक्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये संभाषण है। क्या एक प्रकार का ये संभाषण है। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर प्रश्न कहता है कि बचपन में कैसे वातावरण में रहना आवश्यक होते हैं? तो बचपन में जो है मेरे बच्चों स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी चीज है। स्वतंत्र रहना बहुत ही जरूरी चीज है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 10 नंबर है कि शिक्षा मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? तो शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वो है जीवन को पूर्ण रूप से समझना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है। कि अपने जीवन को समझा, यही शिक्षा का मुख्य कार्य है। अगला 11 नंबर देखिएगा कि लोग कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? लोग कब मेधावी नहीं हो सकते हैं? तो भयभीत होने पर। भयभीत होने पर लोग क्या हो सकते हैं? मेधावी नहीं हो सकते। उसके बाद है साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी जो है पूंजीवादी से लड़ रहा है। किससे लड़ रहा है? पूंजीवादी से लड़ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर कहता है कि जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम था नारायण। क्या था? नारायण। अगला प्रश्न देखिएगा कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था? तो चित्तूर आंध्र प्रदेश में जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। उसके बाद था कि जे कृष्णमूर्ति प्रायः क्या करते थे? तो जे कृष्णमूर्ति जो थे प्रायः बोलते थे। क्या करते थे? बोलते थे। उसके बाद द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम के लेखक कौन हुए थे? तो जे कृष्णमूर्ति थे। कौन थे? जे कृष्णमूर्ति थे। मेरे प्यारे बच्चों इस पार्ट लगभग जो है आपका समाप्त हो गया है। और इस पार्ट से रिलेटिव पूरा हिंदी आपका कहें कि 12th क्लास का आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर में भी देख सकते हैं, वहां पर सारा सेट किया गया। नहीं मिलेगा आप डायरेक्ट वीडियो में देख लें और वहां से आप पूरा हिंदी का कहानी का आप क्लास यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग प्यार बढ़ाएं, हमारी ओर ध्यान को थोड़ा सा नजर डालें। और अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे मेहनत अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आगे बढ़ाएं, पब्लिश करें और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।